नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। 12वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे पाठ गद्य विधा गद्य पाठ आरो में। हमारा पाठ चार्ली चैपलिन यानी हम सब पढ़ रहे थे और इस पाठ में हम आपको समझा रहे थे कि चार्ली का जो जीवन था किस तरह से विद्रुपताओं और दुखों के बीच, कष्टों के बीच किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को सुंदर बनाया, अच्छा बनाया। प्यारे विद्यार्थियों, आज भी उसमें बताया प्रश्न में कि आज भी यानी कि चार्ली से जीवन से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं पर आज भी मूवी फिल्में बन रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दो घटनाएं हमने अभी बताई थी आपको। दो घटनाएं विष्णु खरे जी ने चर्चा की है इसमें कि दो घटनाएं जो है, एक तो पहली घटना है, दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं। यहाँ हमने ये पढ़ लिया था वैसे। दूसरी घटना भी कम मार्मिक नहीं। बालक चार्ली उन दिनों एक ऐसे घर में रहता था जहाँ से कसाई खाना दूर नहीं था। वह रोज सैकड़ों जानवरों को वहां ले जाया जाता देखता था। एक बार एक भेड़ किसी तरह जान छुड़ाकर भाग निकली। उसे पकड़ने वाले उसका पीछा करते हुए कई बार फिसले, गिरे और पूरी सड़क पर ठाके लगने लगे। आखिरकार उस गरीब जानवर को पकड़ लिया गया। ये हमने पढ़ लिया था आपके सामने। और उसे फिर कसाई के पास ले जाने लगी। तब चार्ली को एहसास हुआ कि उस भेड़ के साथ क्या होगा। वह रोता हुआ माँ के पास दौड़ा। उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। बाद में चैपलिन ने अपनी आत्मकथा में लिखा, वसंत की वह बेलोस दोपहर और वह मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे साथ रही। उस भेड़ की घटना उसके साथ कई दिनों तक। और मैं कई बार सोचता हूँ कि उस घटना ही ने तो कहीं मेरी भावी फिल्मों की भूमि तय नहीं कर दी, मुझे आगे के रास्ते नहीं दिखा दिए। त्रासदी, बहुत सारी घटनाएं, हास्योत्पादक बातें और उनके बीच सामंजस्य। प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये पढ़ लिया था और हम यहाँ पर आ रहे थे पढ़ते हुए। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है, उसमें से कुछ रसों का किसी ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरा बता रहे थे हम। साथ साथ पाया श्रेष्ठकर भी माना गया, अच्छा माना गया। जीवन में हर और विषाद होते हैं, दुख आते रहते हैं। ये संसार की सारी सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है, लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है, एक ऐसे रस सिद्धांत की मांग करता है जो भारतीय परंपरा में नहीं मिलता है। ये भारतीय परंपरा में नहीं मिलता। रामायण महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों पर भी अधिकांशतः कहता है कि पर संताप से प्रेरित है, दूसरों के दुख से प्रेरित है, दूसरों के कष्ट से बना हुआ है। जो करुणा है वह अक्सर सद्व्यक्तियों के लिए और कभी कभार दुष्टों के लिए। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक हैं वह राज व्यक्तियों में कुछ बदतमीजियां अवश्य करता है, बदतमीजियां करता है। विदूषक में हमने बताया था जो हंसाने के लिए नाटक में आता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें भी नहीं है। हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जो संस्कृत ग्रंथ हैं, उनके अंदर भी ऐसा करुणा और हास्य का सामंजस्य आपको देखने को एक साथ नहीं मिलेगा। अपने ऊपर हंसने और दूसरों पर भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति, वैसा ही भारतीय विदूषक में कुछ कुछ कम ही नजर आती है, कुछ कम ही नजर आती है, कहता है ऐसा। ये पैरा आपके लिए इंपॉर्टेंट पैरा है और इसके प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न बनते हैं, वो जो हम आपको चर्चा करेंगे। इन प्रश्न हम जैसे देख रहे हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पैरा भी इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमने पैरा पढ़ा है ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। इस पैरे में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये परीक्षा में काफी बार आया है। जैसे कि इसका पहला प्रश्न मान लीजिए बनता है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में कितने और कौन कौन से रसों का वर्णन है। देखिए प्यारे बच्चों, यानी कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में निम्नलिखित 9 रसों के बारे में गिनाए गए हैं। वैसे तो 11 भी हो गए हैं अभी आजकल, जैसे श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत और वीर, विभत्स और शांत रस, भक्ति और वात्सल्य रस। इस प्रकार से ये 11 रस होते हैं, इनकी चर्चा करनी है। आप इनको आंसर में नाम लिखना है। ये पैरा काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पेपर में कई बार आ चुका है और इसके प्रश्न भी काफ़ी गूढ़ हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में विभिन्न रसों का मेल पर क्या नीति है, क्या नीति बनाई हुई है। भारतीय सौंदर्य शास्त्रों में
एक से अधिक रसों के साथ व्यक्त होने पर स्वीकार किया गया है, परंतु उसमें हास्य और करुण रस में मेल की स्वीकृति नहीं मिली है। करुण रस का हास्य रस में परिवर्तित हो जाना भारतीय सौंदर्य शास्त्र को स्वीकार नहीं है। किसी तरह से भारतीय सौंदर्य शास्त्र को स्वीकार नहीं लगता है। इस तरह से यानी कि करुण और हास्य दो विपरीत रस आपस में मिल जाएं। अगला प्रश्न हमारा जैसे कि इसी में से है, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में ऐसा क्या नया है जो भारतीय सौंदर्य शास्त्र को सीखना पड़ेगा। देखिए देखिए इसके अंदर कि चार्ली चैपलिन की फिल्मों में हास्य और करुणा रस का अद्भुत मेल है। उसमें करुणा एकाएक हास्य में बदल जाती है। यह रस नया भारतीय सौंदर्य शास्त्र में सीखना पड़ेगा। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र में हास्य के पात्र कौन हैं? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में प्राय दूसरों पर हंसा जाता है। रामायण महाभारत में दोनों में प्राय संताप देने वाले दूसरे पात्रों पर हंसा जाता है। संस्कृत नाटकों में राज व्यक्तियों की बदतमीजियों पर भी हंसने की परंपरा है। इस प्रकार से विदूषकों द्वारा हंसाया जाता है। इस प्रकार से भारतीय कलाओं में करुणा किन पर व्यक्त की जाती है? किन पर करुणा? प्राय सदाचारी व्यक्तियों पर प्रति व्यक्त की जाती है। कभी कभी दुष्टों के प्रति करुणा व्यक्त करने का भी विधान दिखाया गया, उन्हें माफ करने का भी विधान दिखाया गया है। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पैरा है और इससे आगे हम चलते हैं यहाँ पर। और इसलिए भारत में चैपलिन के चलते व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है भी। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। यानी कि चार्ली ने किस तरह से कितना प्रभाव डाला होगा, हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, ये अनूठा और अद्भुत मेल दिखाया है उन्होंने दोनों का। ये ध्यान रखिए, आपकी उस सबसे बड़ी विशेषता दिखाई गई है। और कब हास्य में बदल जाए, कब उसके अंदर परिवर्तन आ जाए, इसके पारंपरिक सैद्धांतिक रूप में परिचित अपरिचित भारतीय जनता ने उन फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया जैसे जो अलग से बात को स्वीकार किया गया, जैसे बतख पानी को स्वीकारती है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं। देखो सबसे बड़ी बात है, एक विदेशी के द्वारा इस तरह भारतीय संस्कृति को सबसे ऊपर रखा जाता है और अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है। ये बात सही है, किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को जो कुछ करते हैं उन्हें अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार का ताना दिया जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है परिस्थितियों के अनुसार। यानी कि वैसे तो यानी कि किसी को भी अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार कह दे, लेकिन परिस्थितियों के अनुकूल उसे जॉनी वॉकर कह दिया। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम हैं, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कम नहीं विदूषक समझता है, हल्का नहीं समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति भाग्य का विदूषक है, क्लाउन, जोकर या साइड किक है। यह अकारण नहीं बात बनती है। इसमें बताया है कि यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था। देखिए ये एक बहुत बड़ी विशेषता बताई है कि महात्मा गांधी जी ने भी उनके कार्यों को सराहा है, तारीफ की है, प्रशंसा की है। यानी कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा पुट था, सहयोग था। गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा था। देखो चार्ली का इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो भी चार्ली को चाहते थे। चार्ली के नितांत भारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ दी ट्रम का शब्दानुवाद ही
नहीं था बल्कि चार्ली का। ये है चार्ली और ये महात्मा गांधी के साथ जो है उनकी फ़ोटो है 22 सितंबर 1931 में जो फ़ोटो खिंचवाई गई थी। और इसके बाद और इसमें कितनी खुशी होती है कि एक कलाकार का एक बहुत बड़ा राष्ट्र नेता उनका सम्मान कर रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कही गई है। ये प्रश्न बनेगा आपके लिए कि शब्दानुवाद ही नहीं था बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था। चार्ली का भारतीयकरण था ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। ये प्रश्न याद रखना है आपको, ये बार बार परीक्षा में आएगा कि चार्ली का भारतीयकरण से क्या अभिप्राय है। देखिए, आपको पहले भी बताया गया है कि लेखक ने ये सब फिल्में जो है ना दिखाई हैं कि लेखक ने राज कपूर द्वारा बनाई गई आवारा नामक फिल्म की चार्ली एक भारतीयकरण कहा है। आवारा फिल्में बनाई, राज कपूर ने आवारा तथा 420 को नायकों में अपने और हंसाया। उसके बाद भारतीय फिल्मों में भी परंपरा को चल बसी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने गांधी जी का भी और महात्मा गांधी जी और नेहरू जी का जी संयोग चाहा है और वे भी उस पर हंसने के लिए मुग्ध हो गए। ये भारतीयकरण का है। विदेशी होते हुए भी भारतीय नीति के अंदर भारतीय जो हंसी मजाक है उसमें पूरी तरह घुल मिल गए थे। ये अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की, परवाह नहीं की, क्योंकि आज भी बहुत सारे कलाकार, आज भी अभिनेता उनकी नकल करते हैं। राज कपूर के आवारा और श्री 420 से पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। एक सबसे बड़ी बात है कि स्वयं पर हंसना, दूसरों के लिए तो हंसाना, दूसरों पर हंसना, ये तो बात थी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अपने पर हंसना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। 1953 से 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रपनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे चार्ली, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। राज कपूर यानी कि उस समय चैपलिन जब काफ़ी फिल्में बना चुके थे, राज कपूर जो है बनाने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, देव आनंद, 9-2-11, फंटूस, 3 देवियाँ, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर एंथनी तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप में चैपलिन का कर्ज स्वीकार कर चुके हैं। यानी कि चैपलिन से प्रेरणा प्राप्त करके इस प्रकार की फिल्में बनाई गई हैं। चैपलिन से उन्होंने सहयोग, चैपलिन की बहुत सारी कलाकृति इसमें देख देख करके नकल की हुई है। बहुत बड़ी बात है। ये जो हमारे आज के कलाकार, ये आज भी, तभी तो शुरू में कहा था आखिर चैपलिन पर 50 वर्षों तक आगे और भी बहुत कुछ कहा जाएगा। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो ये दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था। किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासद व्याख्या स्वीकार की गई है। त्रासद व्याख्या कहता है कि आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ुओं से पीटता भी दिखाया जा सकता है, किसी नायक को, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ऐसी फजीहतें, ऐसी समस्याएं, ऐसे बिना मतलब की समस्या याद आती हैं। फजीहतें देखो कैसे लिखा जाता है। पैरा आ गया, इंपॉर्टेंट पैरा है प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए। ये पैरा आपके लिए प्रश्न छांटने के लिए, ध्यान से पढ़ें। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हैं, मूक हंसा देती हैं, मूक भाव से भी हंसा देती हैं। इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। मानवीय इसलिए होना पड़ा कि भावों के द्वारा, इशारों के द्वारा, अपने जेस्चर पोस्चर के द्वारा ही वो समझा देते हैं। बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। सवाक चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुंच पाए। जो उन्होंने करके दिखा दिया, जो विशेष करके दिखा दिया, वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसकी पड़ताल अभी होने को है। चार्ली का चिर युवा होना, बहुत बड़ा युवा होना,
चिरयुवा, लंबे समय, या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही। सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, सबके अंदर शामिल हो जाते हैं, सबके अंदर एक जैसे मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, विदेशी नहीं लगते हैं। यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या प्रदेश बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और चैपलिन, हम, चैपलिन का मतलब हम सब के बीच चैपलिन, देखिए ध्यान से, चैपलिन का मतलब हम बन जाते। चार्ली के सारे संकटों में हमें ये लगता है कि वह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें, मैं नहीं हमें, हम सब में, मेरी भी भावनाओं को कहीं न कहीं फिल्मों में उसने उतारा है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि ये मेरी भावना है, ये मेरी भावना है, नहीं मेरी नहीं, हमें, हम सब की भावनाएं लगती हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा को, लेकिन कीटन हास्य का जो है का उसका एक तरीका, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक है। ये प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए इम्पोर्टेंट पैरा है, और इसके प्रश्न जैसे मैं आपके लिए चर्चा करूं इसके प्रश्नों पर, तो देखिए कि ये पैरा भी इम्पोर्टेंट है। भाषा का इस्तेमाल न करने का कारण चार्ली को किस प्रकार का माध्यम अपनाना पड़ा, किस प्रकार का माध्यम अपनाना पड़ा। मान लीजिए ये प्रश्न आता है, तो आप उसका आंसर क्या देंगे। देखिए, चार्ली को अधिकतर फिल्में भाषा विहीन होती थी, इसलिए चार्ली उन्हें अधिक से अधिक मानवीय बनाता था। आशय है कि वह उसमें मानव की ऐसी सहज स्वाभाविक क्रियाएं दिखाता था, भावनाएं उंडेलता था कि दर्शक उन्हें तुरंत समझ लेता था। बिना भाषा की फिल्में भी इस प्रकार की भावनाओं से भर देता था। बहुत बड़ी बात है। तथा दूसरा प्रश्न है, चार्ली चैपलिन की सार्वभौमिकता का कौन सा कारण बताया गया है। चार्ली चैपलिन की कला के सार्वभौमिक होने के सही सही कारणों की अभी तलाश होनी शेष है, परंतु कुछ कारण स्पष्ट हैं। पहला, चार्ली की फिल्मों में मानव का सहज स्वाभाविक चित्रांकन हुआ है, फोटो आई है। भाषा विहीन होने के कारण फिल्मों में मानवीय क्रियाएं अधिक स्पष्ट हो गई हैं। मानव क्रियाएं जो हाथ पैरों से करता है, जो मस्तिष्क से करता है बिना बोले। दूसरे, उनकी फिल्में सबको अपनी नहीं अपितु आसपास के जीवन की सच्ची कहानियों, सच्ची घटनाओं, सच्ची जो व्यथाएं, समस्याएं, जो खुशियाँ, उनसे जुड़ी हुई भावनाएं और भाव हैं। इसमें अगला प्रश्न बनता है कि जैसे अगला प्रश्न बनता है कि चार्ली की फिल्मों में खलनायकों और दर्शकों का क्या संबंध बन जाता है। देखो प्यारे बच्चों, क्या संबंध बन जाता है और क्यों इसको समझाइए। चार्ली की फिल्मों में खलनायक दर्शकों के सामने विदेशी पात्र जैसे लगने लगते हैं। उनमें बड़ा हुआ चार्ली हमें अपने जैसा या अपने आसपास के साथियों जैसा प्रतीत होने लगता था। आशय है कि चार्ली अपनी मानवीय क्रियाओं द्वारा तुरंत ही हमें अपना आत्मीय लगने लगता था। वह जिन दुष्ट पात्रों के बीच हंस जाता था, वे हमें विदेशी प्रतीत होने लगते थे। इस प्रकार से अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय कलाओं में करुणा किन पर व्यक्त की जाती है। भारतीय कलाओं में करुणा, हमदर्दी, सहानुभूति किन पर व्यक्त की जाती है, ये प्रश्न है। और इसका आंसर बनता है भारत की फिल्मों के खलनायक और दर्शकों क्या संबंध बन जाता है, व्याख्या कीजिए। चार्ली के कारनामे, प्रश्न ये है, चार्ली के कारनामे हमें मैं नहीं लगकर हम क्यों लगते हैं। मैं नहीं, हम सब के बीच में, क्योंकि यही समझाया था ना आपको कि वे हम सब के बीच में हैं। चार्ली के कारनामे इतने विविध थे कि वे किसी एक पात्र की कहानी नहीं हो सकते थे, उसके संदर्भ बहुत अधिक व्यापक होते थे। वे हमारे आसपास फैले समस्त जीवन की झांकी प्रस्तुत करते थे, हम सबके बीच दिखाई देते थे, हम सब के भावों को दर्शाने वाले व्यक्त होते थे। इस तरह से
प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए यहाँ पर जो ये 2 पैरे बताए गए हैं कि प्रश्न याद करें, समझें और आगे बस हमारा ये लेसन समाप्त होने को है। इसके भी साथ साथ प्रश्न उत्तर लिखें तथा याद भी करें। याद करना बहुत जरूरी है, साथ साथ याद करें। हम जब भी स्कूल लगते हैं तुरंत आपकी कॉपी चेक करेंगे और उसके बाद आपके द्वारा याद किए प्रश्नों का टेस्ट भी होगा। नमस्कार।